नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कृषि कनेक्शन में हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में तरह तरह के परिवर्तन की वजह से हम कई चीज़ों को खोते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में हमारे पास जो फल सब्जियां और अनेक प्रकार की चीज़ें होती थी वो अब विलुप्त होती जा रही है। तो अब समय आ गया है कि हम उन चीज़ों को संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। आज हम बीजू आम और आम की अलग अलग किस्मों को कैसे संरक्षित करें, इस पर बात करने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने एक खास अधिनियम भी बनाया है, उसके बारे में भी हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने आसपास अपने क्षेत्र के पुराने आम के बीजों और पौधों को संरक्षित करके अपने नाम से रजिस्टर्ड करा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक तोहफा दे सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको उन पौधों को कैसे तैयार करना है, कैसे कलम काटना है, कैसे कलम बांधनी है, ग्राफ्टिंग कैसे करना है। ये सारी जो तकनीक है, पूरा प्रोसेस है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आइए चलते हैं डॉक्टर आशीष पंडा और डॉक्टर अजय कुमार के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो वेराइटल डाइवर्सिटी है, हमारे जो धरोहर है, कैसे हम उसको कंजर्व कर पाएँ, मतलब कैसे संरक्षित करेंगे। हमारे यहाँ जब हम बिहार की बात करेंगे, यहाँ आम, अमरूद, लीची, सारा फल के लिए यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो जो बोलते हैं हम लोग यहाँ का मिट्टी का खुशबू, इसमें जो ताकत है, यहाँ पे फल अपना बेस्ट देता है। आम तो इतना पुराना आम है, ये तो आम का ही धरती माना जाता है। दरभंगा को जैसे आम का राजधानी कहते हैं, यहाँ इतने टाइप का आम होता है, मालदा से शुरू करके अब बथुआ सुकूल तक। जो सीडलिंग से जमा हुआ आम, जो आम खा के गुठली फेंक दिए, फिर वो बीजू से पौधा हो जाता है। और ये बीजू आम एक आम का डाइवर्सिटी में आम का जो जेनेटिक रिसोर्सेस है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको आजकल हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग एक मुहिम चलाए हैं, अब ये पार्ट ऑफ रिसर्च है आरपीसीयू, हम लोग काम कर रहे हैं। जो यूनिक बीजू आम है, जो यूनिक सीडलिंग मैंगो जिसको कहते हैं, जो गांव देहात में रहता है, बगीचा में है, गाछी में है, जो बहुत पुराना पेड़ है, बहुत दिन से था, लेकिन उसको उसका कुछ खासियत है। जैसे उसमें किसी में गुठली बहुत पतला होगा, किसी में रेशा बिल्कुल नहीं होगा, किसी का खुशबू बहुत अच्छा होगा, किसी का छिलका बहुत पतला होगा, या छिलका का रंग ही अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो बीजू आम हैं, उसको कंजर्व करने का ज़रूरत है। अब कंजर्व करके क्या फ़ायदा? हम जब बात करते हैं तो बीजू है, तो बीजू तो ऐसे ही रहता है, वो बाज़ार में भाव भी नहीं मिलता है। लेकिन यही बीजू आम आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हो सकता है। ये बीजू आम आगे जाके हमारा मैंगो का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। जो मैंगो में जो क्लाइमेट चेंज का असर है, जो जलवायु परिवर्तन का असर है, इसको मिटिगेट करने के लिए हमें बीजू आम में ही किसी आम को चुनना पड़ेगा, जो एक ऑप्शन होकर आगे उभर सकता है। तो इसके लिए हम लोग जो रिसर्च करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कैसे हम उस आम को सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम उसको चुनेंगे, कैसे हम उसको संरक्षित करेंगे, कैसे हम उसको कंजर्व करेंगे हमारे फील्ड में, और कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हम उसको कैसे किसानों के उपयोग में आ पाएगा, और अल्टीमेटली किसान को कैसे उससे फायदा मिल पाएगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर किसी के पास कोई भी ऐसे यूनिक मैंगो है, किसी के घर में अलग है, वो आके हमसे संपर्क करे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, हम लोग इसको कैरेक्टराइज करेंगे, हम लोग उसका जो गुणवत्ता है उसको जांच करेंगे, उसका जो यूनिकनेस है उसको सर्टिफाई करेंगे। सही में ये आम अलग है? अगर अलग है तो कितना अलग है, कैसा अलग है, उसको हम सर्टिफाई करेंगे, हम उसको जांच करेंगे, उसका फल का परीक्षा करेंगे, उसका प्लांट को हम वेरीफाई करेंगे। इवन उसका मॉलिक्यूलर लेवल में जाके हम देखेंगे कि ये सही में उसका डीएनए लेवल पे कैसे अलग है दूसरे आम से। अगर हमें वो अलग मिला, तो जिनके खेत से वो आम मिला है, जो उस आम को इतना सालों से कंजर्व किए हैं, ये आम उन्हीं के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपके नाम से ही इसको रजिस्ट्रेशन कराएगा। हम एक बस उसमें एक मिडिलमैन टाइप के रहेंगे, हम फैसिलिटेटर रहेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जब उसको आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप उस प्लांट को, उसके प्लांट्स बना के आप अपना प्रॉपर्टी होगा, आप उसको सेल कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कटहल में है, जो सिद्धू और संकरा वैरायटी जो कर्नाटका से विकसित हुआ है, वो कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं किया है, उसको आईएचआर उसका फैसिलिटेटर है, लेकिन डेवलप किया है कोई किसान ने, किसान के यहाँ मिला हुआ है, तो वो किसान के नाम से रजिस्टर्ड है, और आज के डेट में उनको उसमें से बहुत फायदा होता है। तो सेम प्रोसेस में हम आम को भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और इस
इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अगर किसी के पास इस टाइप का कोई अनोखा आम है, आपके पास अगर कोई अलग अमरूद भी है, कोई बेल है या कोई दूसरा फल है, वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसको भी कंजर्व करने का सेम प्रोसेस है। और ये एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन होगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा कि हम लोग उसको जाके वेरीफाई करेंगे फील्ड लेवल पे अगर ये यूनिक है कि नहीं। पहले ये पहला स्टेप है। पहले जब पता चल गया कि नहीं ये यूनिक है, फिर हम उसका सायन लाके तो हम उसको कलम बांध के अपने पास, मतलब यूनिवर्सिटी का जो जीन बैंक है, हम लोग जहाँ पे सारा वेराइटल जीन बैंक जहाँ कंजर्व करते हैं, वहाँ उसको कंजर्व करके रखेंगे प्लांट्स। तो हमारे पास उसका एक कॉपी रहेगा। सेफ्टी डुप्लीकेट्स मेंटेन होना जरूरी है और ये यूनिवर्सिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम उसका सेफ्टी डुप्लीकेट्स मेंटेन करेंगे, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे कि कैसे हम उसको पौधा बना सकते हैं, कैसे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर अजय हैं, वो इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो हम समझते हैं कि ग्राफ्टिंग होता क्या है। तो ग्राफ्टिंग में जो दो पार्ट मोस्टली होते हैं, एक तो होता है रूटस्टॉक, दूसरा होता है सायन। ये जड़ वाला पार्ट है, इसको रूटस्टॉक कहते हैं, और जो अलग से किसी दूसरे पौधे से लाया हुआ जो इसमें लगाते हैं, इसको कहते हैं हम सायन। तो इसमें क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो रूटस्टॉक कैसे तैयार करते हैं? तो रूटस्टॉक तैयार करने के लिए जो है कि हम किसी गुठली को जो है कैसे हम उगा लेते हैं, तो वो लगभग उसका एज 8 से 9 महीने जो हो जाता है, जब उसकी पेंसिल थिकनेस हो जाती है, तब मानते हैं कि ये वाला पौधा है, ये ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो गया। तो जब हम सायन के बारे में बात करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि जो सायन होता है वो 4 से 5 महीने पुराना होता है। उसमें कुछ लीव्स होते हैं जो 4 से 5 उसमें बर्ड्स होती हैं, हम उनको सिलेक्शन करते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे जो है कि सायन का सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो है, जैसे कि हमने बात की पेंसिल जैसी थिकनेस होनी चाहिए, तो इसका ये 3 से 4 महीने ओल्ड है, तो इसको हम करते हैं डी लीफिंग करते हैं। तो बात आती है कि डी लीफिंग कैसे करते हैं, कि जैसे ये वाला है, यहाँ पे ये सिर्फ पेटियोल्स रहने देते हैं, बाकी जो लीफ है वो ऐसे हटा देते हैं, तो इसको हम डी लीफिंग कहते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये करने से क्या होता है, जो इनएक्टिव बर्ड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। ये प्रोसेस जो है कि हमें 7 से 8 दिन पहले, जब हम ग्राफ्टिंग करना होता है, उससे 7 से 8 दिन पहले हमें करना होता है। डी लीफिंग करने के बाद में फिर हम बात करते हैं कि रूट स्टॉक में हमें इसको कैसे ग्राफ्ट करना है। आइए बात करते हैं कि कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, वो हम आपको जो है कि यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो ये हो गया रूट स्टॉक। रूट स्टॉक ऑलरेडी जो है कि यहाँ से, जैसे कि हमने बताया था, 25 to 30 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं। तो ये वाला जैसे सायन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैम्बियल है, इसका पार्ट ये है। तो यही जो है कि हम ऐसे डायरेक्ट रूट स्टॉक में इसको इंसर्ट करते हैं। यही वाला पार्ट जो है कि रूट स्टॉक के साथ में जुड़ता है, तो ये फिर बाद में, ये जुड़ने के बाद में ये प्लांट बन जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ पे ये मार्क बना लिया गया है, तो ये भी इसका थिकनेस और इसका थिकनेस दोनों का सेम है। इसका मतलब कि हमारा सिलेक्शन ऑफ रूट स्टॉक एंड सायन दोनों अच्छा है। तो फिर हम इसको ये यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद में जो ग्राफ्टिंग टेप होता है, उससे हम इसको बांध देते हैं। 6 दिन के बाद में फिर इसमें इस तरह का जो है कि बर्ड स्प्राउटिंग होता है। फिर इसमें इस तरह के कल्ले निकलते हैं। जब कल्ले निकलते हैं, फिर उसके बाद में जो है कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ डिजीज़ या पेस्ट इन्फेस्टेशन हो रहा है, तो उसमें जो है कि इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड का स्प्रे भी हमें करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा ग्राफ्टेड प्लांट्स है वो अच्छे से सक्सेस हो। कोई भी इंसान अगर अपने पसंदीदा आम का कलम बनाना चाहता है या उसके अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है अपना जो है कि कलम बना सकते हैं और घर में पौधा लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि आपको ज़रा सी मेहनत करनी है, आपको इस संरक्षण में थोड़ा कदम आगे बढ़ाना है, यानी कि आपको तकनीक यहाँ से मिलेगी, आपको पूरी मदद यहाँ से मिलेगी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियों को आप तोहफ़ा देने जा रहे हैं किसी पौधे के तौर पर, किसी फल के तौर पर, वो आपके नाम से जाना जा सकता है। और आपको हमने ये भी बताया है कि आम का कलम कैसे बांधना है, कैसे उसको संरक्षित करना है, और आप कैसे एक छोटे से कलम को एक बड़े वृक्ष के तौर पर तैयार कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारियां भी आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।